नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पलटवार नॉवल का 16वां पार्ट। इसके बाकी के 15 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पलटवार नॉवल का 16वां पार्ट। रात के 2 बजे जब नदीम हट्टी, चिरकुट, राउत और कालिया विंस्टन पॉइंट के बंगले में पहुंचे तो बतौर बंदिनी नीलम उनके साथ थी। छतरी और सोम्या पहले से वहां मौजूद थे। बड़ा बाप आया? नदीम हट्टी ने पूछा। शाम को आया, सोम्या ने उत्तर दिया। 2 घंटा पहले फ़ोन आया, तेरे को पूछता था। मैं बोला अभी नहीं आया। और क्या बोला? तेरे वास्ते बोला कि तेरे को आने पर भिंडी बाजार फ़ोन लगाने का था। इस वक्त फ़ोन लगाना ठीक होगा? तू खुद सोच। इसको कहीं ले जाके बंद कर, मैं फ़ोन लगाता है। 4 जने नीलम के साथ चले। उनके बीच नीलम बिल्कुल निडर आगे बढ़ी। नदीम हट्टी ने फ़ोन लगाया और फ़ोन पर अपनी कामयाबी को दोहराया। दफेदार सुबह 4 बजे के करीब वहाँ पहुँचा। उसके साथ सिर्फ बोगस था, और वो भी शायद मुंबई से वहाँ तक गाड़ी चलाने के वास्ते था। कहाँ है? दफेदार बोला। एक बेडरूम में बंद है, सोम्या ने उत्तर दिया। लेके चल। अभी बाप अभी? नदीम हट्टी व्यग्र भाव से बोला। कुछ बोलना मांगता है? मांगता है ना। क्या बाप, हमेरा इधर मौजूद होना ठीक? क्या वांदा है? ये जाहिर ठिया है। एक्सपोज्ड, सोम्या बोला। तो क्या वांदा है? यही वांदा है बाप, जाहिर ठिया है। किस पर जाहिर ठिया है? सोहल पर। मगज में तो यही नाम आया। बापू इधर भाई को टपकाया। अरे मैं बोला अभी अभी, क्या वांदा है? जब दुश्मन का कुछ बचा ही नहीं है तो इतने उम्दा ठिए पर हमारी मौजूदगी में क्या वांदा है? बाप, सोहल की बाबत अभी शक गुंजाइश तो तुमने खुद माना है कि। दफेदार खामोश रहा और नदीम हट्टी दबे स्वर में बोला। खालिद अभी भी गायब है। क्यों गायब है अहमक? दफेदार झुंझलाया सा बोला। अब तो वो 10 गुना बड़े इनाम का हकदार है, 20 गुना बड़े इनाम का हकदार है। बरोबर है बाप, साला गजब का मिमिक्री आर्टिस्ट। बेंगलोर में एक कमरे में 40 फ़ोन लगा के रखा, जिस पर भी कॉल आई अपना खालिद जवाब दिया, हर बार आवाज़ में। एक बार तो जनाना आवाज़ भी निकाला। बोले तो हमारा सब बड़ा वार तो उसी की वजह से चला। बरोबर बाप बरोबर। पर मैं कुछ और बोला। क्या बोला? ये कि सोहल की बाबत शक की गुंजाइश अभी भी है। हाँ है, तो अब नहीं रहेगी। बाई की वजह से? अभी समझा। नदीम हट्टी खामोश रहा। और जहाँ तक इस ठिए का सवाल है, इसकी बाबत एक बात और भी तो है। वो क्या बाप? बिजली एक की जगह 2 बार नहीं गिरती। किसी को सपने में ख्याल नहीं आ सकता कि यह ठिया फिर आबाद हो गया है। ठीक, अभी किधर है वो बाई? इधर। नदीम हट्टी दफेदार को एक छोटे से बेडरूम में लेकर आया, जिसमें कि एक बेड, एक छोटी सी टेबल और 2 कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं था। नीलम घुटनों को थोड़ी के नीचे लगाए बेड पर बैठी थी। उस घड़ी वो एक नीले रंग का सलवार सूट और उसी रंग की कार्डिगन पहने थी, और अपने बाल उसने कसकर जूड़े की सूरत में गर्दन के पीछे बांधे हुए थे। आहट सुनकर उसने सिर उठाया। सलाम बोलता है भाई। दफेदार एक कुर्सी पलंग के करीब घसीटकर उस पर बैठता बोला। नीलम की भवें उठी। मैं इनायत दफेदार, मैं तुझे नहीं जानती। मेरी तरफ से तो तू काला चोर है। दफेदार हड़बड़ाया। मेरे को तो उठवा कर तू समझता है तूने कोई किला फतेह किया तो गलत समझता है। ऐसा? हाँ ऐसा। दफेदार कई क्षण अपलग उसे देखता रहा। नीलम तनिक भी विचलित ना हुई। आखिरकार दफेदार की निगाह फिरी। उसने नदीम हट्टी की तरफ देखा। इसकी तलाशी ली? वो बोला। बड़ी मुश्किल से ली। नदीम हट्टी बोला। 4 आदमियों के काबू में नहीं आती थी। खूंखार बिल्ली की तरह मुंह नोचती थी, लेकिन ली। कैसा सुरमा है तू? नीलम तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला। औरत से डरता है? तू जरा बाहर ठहर। नदीम हट्टी हिचकिचाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे उसने दरवाज़ा भिड़का दिया। पीछे दफेदार फिर नीलम की तरफ आकर्षित हुआ। नीलम नाम है तेरा? वो बोला। हाँ। सोहल की जोरू है? हाँ। पिल्ला किधर है? कीड़े पड़े तेरे मुंह में। शेर के बच्चे को पिल्ला कहता है? कहाँ है? नीलम ने जवाब न दिया। कहाँ है क्यों पूछता है? जैसे मेरे को ढूंढा है वैसे उसको भी ढूंढ ले। उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तू ही गा के बताएगी कि वो कहाँ है। वहम है तेरा। मेरे को तेरे बेवा होने का अफसोस है। तेरे मुंह में खाक। छापे में साफ छपा है
राजा गजेंद्र सिंह मर गया, देखा नहीं? इरफान ने खास तौर से बाजरिया अपनी बहन नीलम को यह पैगाम पहुंचाया था कि सोहल मुंबई से बहुत दूर कहीं सही सलामत था। अखबार की खबर के मुताबिक जो राजा गजेंद्र सिंह बम ब्लास्ट की चपेट में आकर मरा था वो सोहल नहीं था। मेरे को किसी राजा गजेंद्र सिंह से क्या लेना देना है? मेरे साई का नाम राजा गजेंद्र सिंह नहीं है, वो सोहल था। होगा, वो सोहल था जो तेरा खाविंद था। तो भी तेरे को क्या? बहुत बढ़ के बोल रही है। तुझे शायद एहसास नहीं है कि तेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। तू मूर्ख है। मेरा जीवन भगवान के हाथ में है, वो तेरे जैसे किसी चांडाल के हाथ में नहीं हो सकता। भाई, जास्ती टाइम नहीं लगेगा तेरा ख्याल बदलने में। तेरा ख्याल बदलने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या बोला? तेरे से बड़े सुरमा मेरे को हथियार बनाकर सोहल को ख़त्म करने की कोशिश कर चुके हैं, पर कोई कामयाब नहीं हुआ। ख़त्म करने वाले ख़त्म हो गए, पर सोहल का बाल बांका ना कर सके। दिल्ली के 4 दादाओं ने भी ऐसे ही एक बार मेरे ऊपर कब्जा किया था और समझे थे कि जंग फतेह कर ली। एक कोई इधर का मवाली भी था जिसे सब भाई कह के पुकारते थे और जो उछलता कूदता दिल्ली पहुंचा था। एक विलायती साहब भी कहीं बाहर से हेलीकॉप्टर पर आया था। सब सोहल के खात्मे के जश्न में शामिल होने आए थे, लेकिन क्या हुआ था? विलायती साहब भाग गया था और बाकी सबको मेरे मर्द ने चुन चुन कर मारा था। कंपनी के बड़े ओहदेदार सुलेमान ने मेरे को कब्जा कर सोहल पर घात लगाने की कोशिश की थी। अगर तू सुलेमान को जानता है तो याद कर सोहल ने, मेरे मर्द ने उसकी क्या गत बनाई थी। वो सब बीती बातें हैं। समझदार लोग बीती बातों से सबक लेते हैं, सुनकर याद करके कान से मक्खी नहीं उड़ाते। भाई तू अभी जो तेरे जैसों में सबसे बड़ा भेड़िया था उसको याद कर। किसको याद करूं? बखिया को, राज बहादुर बखिया को याद कर, जो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कहलाता था। फासम खाना, वो तो खाली समझता था कि मैं उसके कब्जे में थी। वो तो खाली एक वहम से मुब्तला था। फिर भी याद कर, इतने बड़े मवाली का सोहल के हाथों क्या अंजाम हुआ था। इस बार ऐसा नहीं होगा। हर बार ऐसा होता है, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं होगा? सबके साथ हुआ तो तेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? तू आसमान से उतरा है, तूने आबे हयात पिया है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि तू मेरी मुट्ठी में है। सोहल को खबर लगने की देर है कि उसकी बुलबुल सयाद की कैद में है। फिर देखना कैसा तड़पता, फड़फड़ाता, खुद अपनी मौत को गले लगाने यहाँ पहुँचेगा। तू सपने देख रहा है, क्यों भला? तेरा कसम तेरी परवाह नहीं करेगा? परवाह करेगा। मैं उसकी जान हूँ। कोई अपनी जान की परवाह ना करे कहीं होता है? तो फिर मैं समझाती हूँ। ये तेरे कोट की ऊपरली जेब में क्या है? लिफाफा है, मेरे को दे। क्यों? अरे दे तो, लिफाफा मांगा है, कोई तोप तो नहीं मांगी। इसमें ज़रूरी कागजात है। कागज़ निकाल के खाली लिफाफा मेरे को दे। हिचकिचाते हुए उसने लिफाफा नीलम को सौंपा। नीलम ने लिफाफे का मुआयना किया और फिर उसका वो तिकना हिस्सा मोड़ लिया जिस पर लिफाफा सील करने के लिए गोंद लगी होती है। उसने उस हिस्से को अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के बीच यूं पकड़ा कि उसका गोंद लगा बीच से एंगल बनाकर 2 तरफा जाता हिस्सा बाहर को हो गया। मेरी तरफ देख, वो सहज भाव से बोली। दफेदार ने देखा। नीलम का हाथ बिजली की तरह हवा में फिरा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कागज़ पर से पकड़ ढीली छोड़ दी और उसे हवा में उड़ जाने दिया। दफेदार को पहले तो पता ही ना लगा कि क्या हुआ था। फिर उसके होंठों ने खुद अपना खून चखा। उसने अपने बाएं गाल पर हाथ रखकर हाथ आंखों के आगे किया तो उसे खून से रंगा पाया। ब्लेड मारा साली, वो सांप की तरह फुफकारा। कागज़ मारा, नीलम बोली। तेरे से लेकर कागज़ मारा, जिसने तेरी आंख के नीचे से लेकर होंठों की कोर तक तेरा गला काट दिया। क्यों किया ऐसा? तेरे जैसे कुड़ मगज को सबक देने के लिए किया। अरे मूर्ख, मरे को कोई नहीं मार सकता, उजड़े को कोई नहीं उजाड़ सकता। मेरा मर्द एक चलता फिरता प्रेत है जो पता नहीं कब का मर चुका है। मैंने जैसे एक मामूली कागज़ से तेरा गला काटा है, वैसे ही मैं अपना गला काट लूँगी। क्या? दफेदार भौंचक्का सा बोला। जब औरत मर्द के पैरों की बेड़ियाँ बन जाए तो औरत का यह धर्म बनता है कि वो उन बेड़ियों को काट दे। मेरी वजह से सोहल का सिर नहीं झुक सकता। वो वैसे ही शान से ऊंचा रहेगा जैसे कि हमेशा रहा है। मैं ख़त्म हो गई तो फिर कौन सा हथियार बाकी होगा तेरे पास सोहल के खिलाफ आजमाने के लिए? उसे खबर नहीं लगेगी कि तुम मर गई। वो सबूत मांगेगा कि मैं जिंदा हूँ। उसे सबूत मिल जाएगा। मेरा मर्द ऐसे धोखा नहीं खाने वाला। तो ये इरादे हैं तेरे? मेरा वार काटने के लिए जान दे देगी? बेशक नहीं दे पाएगी, नहीं रोक पाएगा। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। जब तक सोहल मेरे काबू में नहीं आ जाता या मुझे यकीन नहीं आ जाता कि वो पहले ही मर चुका है, तब तक तुझे जिंदा रहना होगा। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती। तू क्या करेगा अभी मालूम पड़ता है। नदीम। दरवाज़ा खुला। नदीम हड्डी भीतर दाखिल हुआ। दफेदार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जब वो नदीम हड्डी की तरफ घूमा तो उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। बाप,
तो मेरा गाल खून टपकेला है। वांदा नहीं, अभी जो मैं बोलूं उसको गौर से सुनने का है और उस पर हरफ ब हरफ अमल करने का है। क्या? गौर से सुनने का है, हरफ ब हरफ अमल करने का है। हाँ, इस कमरे की हर चीज़ इधर से हटाने का है। फर्नीचर, पर्दे, पर्दों की डोरियाँ, रॉड, बिजली की ट्यूब, बल्ब, तारे, बिजली का कनेक्शन, सब। कोई कागज़ का पुर्जा ना दिखाई दे, कोई सुई की नोक जितनी शय ना दिखाई दे। बरोबर? बरोबर बाप। इसका जूड़ा खोल के चेक करने का है कि उसमें कोई सुई, कोई क्लिप तो नहीं, कोई और चीज़ तो नहीं। और चीज़ क्या? ये औरत हर घड़ी जान देने की तैयारी किए रहती जान पड़ती है। हो सकता है इस काम के लिए कोई जरिया पास रखती हो, जैसे कि ब्लेड, कोई जहर या जहर जैसी कोई जानलेवा शय। मैं समझ गया बाप। और इसके सारे कपड़े निकालने का है, जिस पर एक धज्जी ना हो, एक धागा ना हो। बाप हड्डी दबे स्वर में बोला, जास्ती हो जाएगा। वांदा नहीं, ये औरत मेरे को हुल देती है कि ये जान दे देगी। अभी मेरे को देखने का है कि कैसे जान देती है। पर बाप, कपड़े ठंड के मौसम में, बोला ना, वांदा नहीं। ठीक, कोताही ना हो, लिहाज ना हो। नहीं होगा बाप, मैं फिर आऊँगा। दफेदार नीलम से मुखातिब हुआ। दोपहर 1 बजे, तकरीबन 9 घंटे हैं तेरे पास जान देने के लिए। जरिया एक ही है। नीलम की भवें उठी। सांस रोक लेना। 1 बजे तू मुझे मरी मिली तो जीती, मैं हारा। अभी जाता हूँ, सलाम। शनिवार 9 जनवरी, मुंबई वेस्टर्न पॉइंट। निर्धारित समय पर विमल की फ्लाइट मुंबई से सांता क्रूज एयरपोर्ट पर उतरी। विमल के पास क्योंकि केवल हैंड बैगेज था, इसलिए वो कदरन पहले टर्मिनल से बाहर निकल आया। सोहल की खातिर किसी की एयरपोर्ट पर निगाह होती तो वो एक मंजिल ऊपर डिपार्चर वाले हिस्से पर होती। अराइवल पर उसे यकीन था कि उसे वॉच करने वाला कोई ना होता। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, तू मेरा राखा सब निथाई। वो निर्विघ्न टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा, जहां टैक्सियों की लंबी कतार पैसेंजर्स का इंतजार कर रही थी। विमल सबसे अगली टैक्सी की तरफ बढ़ा। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया। तभी दौड़ता हुआ विक्टर वहां पहुंचा और जल्दी से बोला, गोरे, ये पैसेंजर नहीं है, इसको मैं लेके जाएगा। पण टैक्सी ड्राइवर बोला, अरे ये मेहमान है, मेहमान से कोई मीटर चार्ज करता है? मैं लेके जाता है क्या? टैक्सी ड्राइवर ने अनमने भाव से सहमति में सिर हिला दिया। विक्टर ने विमल के हाथ से उसका बैग थाम लिया और घूमकर आगे बढ़ा। विमल उसके साथ हो लिया। क्या बात है विक्टर? रास्ते में वो बोला, कोई राम सलाम नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, वेलकम नहीं। अभी सब बोलता है बाप, तेरा मिजाज क्यों बदला हुआ है? सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही खैरियत है। खैरियत को क्या होना है? गॉड इज़ काइंड, गॉड इज़ ग्रेट। वो खैरियत को कुछ होने देता है? बहुत गोलमोल जवाब दिया। तब तक वो विक्टर की टैक्सी तक पहुंच चुके थे। विक्टर ने टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोला। विमल टैक्सी में सवार हुआ तो उसने उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया, जाकर आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा और बैग पैसेंजर सीट पर डाला। टैक्सी को गियर में डाला और उसे स्टैंड से बाहर निकाला। किधर चलने का है? वो बोला। तेरे को नहीं मालूम? विमल हैरानी से बोला। बोले तो मैं तुम्हारे को किधर और लेके चलता है? बांद्रा के किसी बड़े होटल में या कोलीवाड़े मराठा में? क्यों भला? विक्टर ने उत्तर ना दिया। सी व्यू चल। वो खामोशी से टैक्सी चलाता रहा। विक्टर, मेरे को खुशी है तू मेरे को इधर मिला। मैं 11 दिन बाद वापस लौटा। एयरपोर्ट निकलते ही जाना पहचाना चेहरा दिखाई देना मेरे को अच्छा लगा। बाप, तुम कभी भी आता मैं इधर मिलता। अच्छा? हाँ बाप, कैसे मिलता? मेरे से पहले कोई पैसेंजर तेरी टैक्सी लेकर चल देता तो? नहीं चल देता बाप। कल दोपहर से पैसेंजर नको। कल दोपहर से मैं इधर तुम्हारा वेट करता। तुम कभी भी आता मैं इधर ही छोता। विक्टर, तू मेरे को डरा रहा है। डरा हुआ भीड़ू क्या किसी को डराएगा बाप? साफ बोल, सब खैरियत तो है ना? विक्टर ने उत्तर ना दिया। विक्टर, मैंने तेरे से कुछ पूछा है। बाप, सवाल नको, चुपचाप बैठने का है। लेकिन सवाल करेंगा तो मैं टैक्सी छोड़ के भाग जाएगा। विमल ने होठ भींच लिए। टैक्सी आखिरकार होटल सी व्यू वाली सड़क पर दाखिल हुई। विमल की खिड़की से बाहर निगाह पड़ी तो उसे होटल ना दिखाई दिया। विक्टर, तू गलत सड़क पर आ गया है। विक्टर ने उत्तर ना दिया। एकाएक उसने टैक्सी रोकी। आगे विमल को जो नज़ारा दिखाई दिया उसने उसके प्राण कपा दिए। वो गलत सड़क पर नहीं आए थे। होटल सी व्यू की आलीशान गगनचुंबी इमारत मलबे का ढेर बनी हुई थी। मुंबई के बादशाह राज बहादुर बखिया का हेडक्वार्टर रह चुकी 18 मंजिली इमारत का वजूद मिट चुका था। अंडरवर्ल्ड के कई बादशाहों का बादशाही चमन उजड़ गया था। बखिया के निजाम से टक्कर लेने के बाद से वो बर्बादी का सबसे बड़ा मंजर था जो उस घड़ी उसकी गुनहगार आंखों को देखना पड़ रहा था। सब उजड़ गया। विक्टर की भर्राई आवाज़ उसे बहुत दूर से आती लगी। सब बर्बाद हो गया, कुछ न बचा,
कोई ना बचा, कोई ना बचा, विमल हाहाकारी लहजे में बोला। उसके जहन पर कई अक्स उभरे। इरफान, सुहाग, उदेनिया, हॉल, डांगले, पुंडलिक, आकरे, बुझेकर, पीचड़, परचुरे, मतकरी, कोई ना बचा। उसके मुंह से फिर निकला, हाँ बाप, सब खल्लास। दुश्मन की कामयाब हुई एक चाल ने सर्वनाश कर दिया। विमल टैक्सी से बाहर निकला तो उसे यूं लगा उसकी टांगे उसका बोझ नहीं संभाल पाएंगी। विक्टर भी बाहर निकला। आगे नहीं जा सकते बाप, वो धीरे से बोला। पुलिस ने घेराबंदी की हुई है। वो इसे टेररिस्ट अटैक मानकर तफ्तीश करेले है। इस वास्ते उसी तरह के क्लू ढूंढेले है। कल से पुलिस के आला एक्सपर्ट और तरह तरह के एक्सपर्ट इधर चक्कर लगाए ले हैं या डेरा डाले हैं। मालिक को ढूंढते होंगे। मालिक तो पहले ही खल्लास, छापे में साफ छपा। बाप तेरे को मालूम? मालूम, लेकिन ये नहीं मालूम कि राजा साहब की जगह कौन मरा। क्या सुहाब? सुहाब नक्को बाप, दुश्मन का भीड़ू। ओह, पर क्या फायदा, बुध को बचा कल ढेर। ये कल हुआ? हाँ। कैसे? बोले तो कयामत आ गई। तू कैसे बच गया? होटल में नहीं था, घर जाने के लिए तभी निकला था। बाप, 1 मील दूर धमाका सुनाई दिया। घूम कर देखा तो धूल मिट्टी धुएं का गुबार आसमान छूता मालूम पड़ा। लौट के आया तो उसने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। बहुत लोग मरे? 200 से ऊपर का अंदाजा है। दोपहर का टाइम था, इसलिए ज़्यादातर मेहमान लोग कामकाज या सैर के लिए निकले हुए थे। होटल के ज़्यादा मरे, ड्यूटी पर का सारा स्टाफ ढेर। विमल के जहन पर इरफान का अक्स उभरा। अगर इस होटल को कुछ हो गया, होटल के साथ यहाँ ठहरे मेहमानों को कुछ हो गया, तो सबका खून तेरे सर होगा। अगर तू उनकी हिफाजत नहीं कर सकता तो तेरे को ये होटल चलाने का कोई अख्तियार नहीं। दाता, दाता, सबकी मौत का जिम्मेदार मैं, उसके मुंह से निकला। खामखा, विक्टर बोला। ओरिएंटल वालों का गुनहगार मैं, तुम का है, क्योंकि होटल पर हमले की वजह मैं। अब कैसे मैं किसी को मुंह दिखाऊंगा? मैंने आने में देर कर दी। काश मैं कल सुबह यहाँ पहुंचा होता। तो क्या होता? होटल को बचा लेता बाप? नहीं तो अपने मेहरबानों के साथ मरता। मैं अकेला रह गया विक्टर, मैं अकेला रह गया। बाप, गॉड अलमाइटी है ना जो तेरे को सेव किया, तेरे को ऑन पर्पस सेव किया, वरना जैसे आज आया वैसे कल आता। कल ही आना चाहता था, लेकिन प्लेन में सीट ना मिली। क्यों ना मिली? क्योंकि गॉड अलमाइटी ऐसी छोना मांगता था। इसी वास्ते वो तेरे को इधर ना भेजा। बड़ा बाप, तेरा लाइफ सेव किया तो कुछ मतलब? क्या मतलब? ये सब डेविल का गेम है। उस डेविल का गेम है जिसका नाम दफेदार है। तू अभी उसको छोड़ देगा? मैं अकेला? तू किधर अकेला बाप, किधर अकेला? मुंबई का मेरे जैसा इतना पब्लिक जो तेरे एहसानों के नीचे दबा है, उसके होते तू किधर अकेला? मैं एक इशारा करेंगा बाप तो 100 भीड़ू का हेल्प मांगता है तो 100 भीड़ू इधर होएगा। 1000 भीड़ू का हेल्प मांगता है तो 1000 भीड़ू इधर होएगा। फिर तू तो अकेला 1.25 लाख। नो। विमल खामोश रहा। बाप, अभी किसी को नहीं मालूम गॉड अलमाइटी तेरे को सेव किया। परसों पेपर में छपा राजा साहब खल्लास, पर किसी को मालूम नक्को कि राजा साहब सोहल। आज पेपर में छपा होटल ढेर, सब मारा गया, पर किसी को नहीं मालूम। मैं आम पब्लिक की बात करता है, अंडरवर्ल्ड की नहीं। सोहल का मुकाम होटल। पब्लिक को यही मालूम कि सोहल का मुकाम चैम्बूर के तुका का घर। बाप, पब्लिक को मालूम होएगा कि इतना बड़ा अटैक उनके रॉबिनहुड पर हुआ, चैम्बूर के दाता पर हुआ, तो अक्खी मुंबई का रफ्तार थम जाएगा। वहशत का ऐसा सैलाब उठेगा तो उसमें एक क्या कई नए दफेदार बह जाएगा। मेरे को एक ही चाहिए। आज 20 दिन हो गए इरफान के मुंबई में फैलाए कि सोहल को दफेदार मांगता था। क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं। निकलेगा बाप, निकलेगा। किसी भी जालिम का मुंडी उसके कंधे पर जास्ती टाइम सलामत नहीं रहना सकता। बखिया का रहा, इकबाल सिंह का रहा, गजरे का रहा, दुबई के भाई का रहा, नहीं रहा। दफेदार का भी नहीं रहेगा। कोई साला नेक्टर नहीं पिएला है। जो अमृत पिए था वो भी तो गया। विमल के जहन में दिवंगत आचार्य वैकुंठ राव अचरेकर का स्वर गूंजा। एक शीस का मानवा करता बहुतक हिंस, लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीस। होटल का ये हाल कैसे हुआ? उसने पूछा। बच्चों ने किया। क्या? दुश्मन बहुत बड़ा गेम खेल गया जो किसी की पकड़ में ना आया। मंगलवार को बेंगलोर के स्कूली बच्चों का एक ग्रुप इधर पहुंचा। सब छोटे छोटे बच्चे, 5 और 7 के बीच की उम्र के, भोले भोले नादान। साथ में एक उनकी मैडम जो कि हैबिट पहनने वाली, गले में क्रॉस पहनने वाली नन। सबकी पहले से बुकिंग। उदैनिया बहुत ठोक बजा के बुकिंग किया। खुद प्रिंसिपल को फैक्स लगाया जिसका जवाब आया। इरफान खुद उधर बेंगलोर में कई बच्चों के माँ बाप से बात करके पक्की किया कि बच्चे सैर के लिए और नाइट स्टे के लिए सीवीओ में आए हैं। सब साला बंडल। बेंगलोर से ना आया ना कोई गया। सब मुंबई से इकट्ठे किए बच्चे जिन्हें बेंगलोर के स्कूल का
यूनिफॉर्म पहना के सजाया। तुझे कैसे मालूम? ब्लास्ट के बाद मालूम किया ना। बच्चे प्लेन से इधर आए, मैं मालूम किया। 5 तारीख की बेंगलोर से इधर की किसी मॉर्निंग फ्लाइट में बच्चों का कोई ग्रुप बुकिंग नहीं था। कल दोपहर को वो ट्रेन पर सवार होने को इधर से गए। मैं स्टेशन पर जाके मालूम किया बेंगलोर की गाड़ी में इतने बच्चों की ग्रुप बुकिंग नको। स्टेशन पहुंचे ही नहीं बरोबर, क्योंकि बस तो होटल की थी, पर बेंगलोर की गाड़ी पर सवार न हुए। होटल की बस के उधर से जाते ही सब गायब हो गए। पर तू कहता है कि इरफान ने बच्चों के घर वालों से फ़ोन पर बेंगलोर बात की थी। इरफान ऐसे ही बोलता था। उसने बेंगलोर का नंबर मिलाया तो बेंगलोर में ही फ़ोन बजा होगा ना। बच्चे इधर के ही थे तो जवाब कैसे मिला? इरफान को कोई शक था तो उसको दूर करने वाला तसल्ली बख्श जवाब कैसे मिला? स्कूल की मिशन पर फैक्स कैसे मिला? स्कूल से जवाब कैसे आया? मालूम नक्को बाप, पर फ़ोन बजा, फैक्स लगा, जवाब आया। बच्चों ने क्या किया? सबके पास बैकपैक थे। बैकपैक मालूम? पीठ पर ढोने वाला बस्ता, वहीच, उसी में RDX। आखिरी दिन 40 बच्चे लेके आए। किसी ने चेक ना किया? 2 दिन तो खुद इरफान ने चेक किया, फिर काम पुंडलिक को सौंपा। पुंडलिक गद्दारी किया, साला बिक गया। मारवाड़े साहब से, डांगले साहब से कोई लेसन ना लिया, जिन्होंने फ़र्ज की राह पर जान दे दी। डांगले भी गया, नए साल की रात को होटल में घुस के मारा। दाता दाता, तेरे पूछो बहुत कुछ हुआ बाप। पुंडलिक की हरकतों ने इधर ऐसा गुल खिलाया कि होटल बंद कर देने का फैसला ना किया जाता तो खुद बंद हो जाता। होटल बंद करने का फैसला किया गया था। हाँ बाप, 15 को बंद करने का नोटिस भी जारी। कितना स्टाफ पहले ही छटनी कर दिया, इसी वजह से कम लोग मरे। होटल फुल स्टिंग में चलता होता तो मरने वालों का फिगर डबल होता। होटल बंद करने का फैसला किसने किया? सब ने किया बाप। तेरी वापसी का कोई पता नहीं था, इसलिए यही ठीक समझा गया। पुंडलिक का क्या हुआ? वो भी ब्लास्ट में खल्लास। एशली ग्राउंड प्लाजा में राजा साहब के मर्डर की क्या स्टोरी है? फुल स्टोरी मेरे को मालूम नको। मेरे को इतना मालूम कि उधर राजा साहब को धोखे से बुलाया गया। बाप तो इधर था नहीं, इस वास्ते सुहाब राजा साहब बनकर उधर पहुंचा। एन मौके पर किसी तरह इरफान को धोखे की खबर लग गई। उसने उधर कुछ किया कि सुहाब बच गया और वो भीड़ू मर गया जो राजा साहब को लुढ़काना मांगता था। हेर फेर की पुलिस को खबर ना लगी, अखबार वालों को खबर ना लगी। बाप, अखबार वाले तो मैं सुना कि वही छापते हैं जो पुलिस को कोई आला अफसर उनकी प्रेस की कॉन्फ्रेंस करके बोलता है। पुलिस को खबर क्यों ना लगी, मेरे को कैसे मालूम होएगा? ठीक, क्वेश्चन खामोशी रही। अभी मैं क्या करूं? फिर विमल बोला, गॉड ऑलमाइटी बोलेंगा ना, तेरे को रास्ता सुझाएगा ना। तभी सड़क पर एक टैक्सी उधर आती दिखी। वो खामोश हो गए। टैक्सी उनके करीब आकर रुकी। परेशान हाल एक औरत टैक्सी से बाहर निकली और उनके करीब पहुंची। इधर क्या हो गया है? वो व्याकुल भाव से बोली। ब्लास्ट हुआ भाई, विक्टर बोला। बड़ा वारदात हुआ। होटल सीव्यू में? हाँ। सब? हाँ, सब खल्लास। अल्लाह, मेरा भाई, मेरा भाई। कौन है तुम्हारा भाई? विमल शशंक भाव से बोला। इरफान अली खान, मेरा छोटा भाई, इधर सीव्यू में काम करता था। विमल का दिल जोर से उछला। आप? वो आतंकित भाव से बोला। कोल्हापुर से आई हैं? हाँ। आपको कैसे मालूम? नीलम खैरियत से तो है? आप कौन? मैं उनका खाविंद। ओह, ये तो अल्लाह का करम हुआ कि भाईजान आप मिल गए। नीलम नहीं है खैरियत से? क्या? तभी तो दौड़ी चली आई। कल सारा दिन कोल्हापुर से इधर फ़ोन लगाया, कोई जवाब न मिला। रात को गाड़ी पकड़ी, अभी इधर आई। आप नीलम की बोलिए, क्या हुआ उसे? कुछ लोग एकाएक आए और उसे उठा के ले गए? विमल हाहाकारी स्वर में बोला। जबरन। शाम को मंदिर से लौट रही थी, जबकि एक सफ़ेद क्वालिस पीछे से आई। उसमें से 4 आदमी बाहर निकले। उन्होंने जबरन भाभी जान को गाड़ी में डाला और गाड़ी ये जा वो जा। आपको कैसे मालूम क्या हुआ? मैं साथ थी ना। ओह, साथ थी? हमेशा साथ होती हूँ। भाभी जान को कभी कहीं अकेले नहीं जाने देती। भाई का ऐसा ही हुक्म था। थाने रपट लिखाई? नहीं। वजह आपको मालूम होनी चाहिए। भाभी जान की बाबत जवाब तलबी दिक्कत बन सकती थी। फिर भाई बोलता तो मैं ऐसा करती, लेकिन उससे तो बात ही ना हो सकी। अब मुझे उसका गला रुंध गया। दिखाई दे रहा है कि क्यों बात ना हो सकी। आपको कतई कुछ मालूम नहीं कि वो लोग कौन थे जो नीलम को उठा के ले गए? नहीं। कैसे मालूम होता? उनकी कार के बारे में कुछ बता सकती हैं? जैसी सफ़ेद कॉले साम दिखाई देती है वैसी ही थी, अलबत्ता नई थी। टैक्सी थी? क्या? टैक्सी की नंबर प्लेट पीली होती है। नहीं, आम नंबर प्लेट थी। मुझे ठीक से याद है, आम नंबर प्लेट थी, क्योंकि मेरी उस पर खास निगाह पड़ी थी। वो किस लिए? मैंने नंबर नोट किया था ना। क्या नंबर था?
MH09CA1155। आप पुलिस को खबर करती तो नंबर मालूम होने की वजह से गाड़ी ज़रूर पकड़ी जाती। अब क्या बोलूँ, इरफान बोलता तो मैं ज़रूर करती, लेकिन कॉल ही ना लगी। खैर अब आप। तभी एक और गाड़ी उधर आती दिखाई दी। वो अभी फासले पर ही थी कि विमल ने पहचान लिया कि उसे हैदर चला रहा था। गाड़ी करीब आई तो विमल ने देखा वो इंडिका थी। गाड़ी रोककर हैदर उससे बाहर निकला और हक्का बक्का सा उस दिशा में देखने लगा जिधर होटल सी व्यू शान से खड़ा होना चाहिए था। विमल उसके करीब पहुंचा। कैसा है हैदर, वो बोला। हैदर घूमा तो पहले से ज़्यादा हक बकाया। बाप तू जिंदा है, उसके मुंह से निकला। मेहर है ऊपर वाले की। तो बुधवार शाम होटल एशले क्राउन प्लाजा में कौन मरा? राजा गजेंद्र सिंह। बाप क्यों दाई से पेट छुपाता है, वो तू ही तो है। जब अंडरवर्ल्ड में ये बात सबको मालूम तो मेरे को नहीं मालूम होएगा। विमल खामोश रहा। होटल को क्या हुआ? इतनी बड़ी खबर तेरे तक ना पहुंची? छुप के बैठेला था ना, दफेदार के भीड़ू मेरे और मेरे भाई के पीछू। मिल गए तो देखते ही ढेर कर देंगे। फिर भी इधर आया, जोखम उठाकर आया, पर आना जरूरी। क्यों? सुहाब के लिए खास खबर लाया था। मेरे को खुशी कि तू मिल गया। पर बाप तू कैसे बच गया? होटल में नहीं था? जाहिर है। इधर बाहर था? हाँ, लिहाजा सुहाब तेरी बाबत ठीक बोलता था। होटल में जो राजा साहब मैं देखा वो कोई और था। तू कैसे आया? क्यों तेरा इधर आना ज़रूरी? बाप मेरे को खुशी कि तू जिंदा है। अच्छा हाँ, तेरे को देखकर नए सिरे से उम्मीद जाग उठी है कि हम दो भाइयों की ज़िंदगी अभी अपने आखिरी छोर के करीब नहीं पहुंची। बाप दफेदार की मौत में ही हमारी ज़िंदगी है और उसे कोई खल्लास कर सकता है तो वो तू है। यही वजह है दफेदार के ताबूत में हर बार नया कीला ठोकने की मेरी हर चंद कोशिश थी। अभी कोई नया कील है तेरे काबू में? है ना बाप? तभी तो इतना जोखम उठाकर इधर आया। होटल का हाल देखकर तो मेरा दिल ही डूब गया। मैं तो समझा कि सब खेल ही खत्म हो गया, पर नहीं खत्म हुआ। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। अल्लाह ने तेरे को रखा और अंडरवर्ल्ड में मशहूर इस बात को साबित करके दिखाया कि तू काल पर फतेह पाया भीड़ू है। मौत तेरी तरफ बढ़ती है तो रास्ता बदल लेती है। हाँ, ऐसा ही बदनसीब हूँ मैं। मौत सच में रास्ता बदल लेती है। मुझे बख्श कर मेरे किसी सगे वाले को लीलने के लिए। अपने अकीदतमंदों की मौत से मुझे ज़िंदगी मिलती है। ये मेरी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। लेकिन खैर तू अपनी बात बोल। बाप इत्तेफाक से मेरे को ये बात मालूम पड़ी है कि दफेदार की काली मैटाडोर वैन अंधेरी में अवधूत के गैराज में खड़ेली है। वहाँ क्यों खड़ी है? बिगड़ी हुई है, मरम्मत हो रही है, बस इतनी सी बात। नहीं बाप, समझता है दफेदार मैटाडोर कलेक्ट करने खुद वहाँ पहुँचेगा? अरे नहीं बाप, सुन तो। तू इतनी सी बात कह के बात की आब ना उतार। मैंने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से असल बात को उधर से निकलवाने की नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया है। क्या है असल बात? मेरे को मालूम पड़ा है कि जुम्मे राती को रात 10 बजे उस मैटाडोर वैन पर सवार दफेदार के 4 भीड़ू अंधेरी में अवधूत के गैरेज पर पहुंचे थे, जिनमें से एक दफेदार का नया खासुल खास नदीम हड्डी था और उसी ने अवधूत को दफेदार की हूल देकर खड़े पैर अपना काम निकलवाया था। क्या काम? बोलता है ना। मेरे को मालूम पड़ा है कि मैटाडोर में कोई नुक्स था। उसका इंजन बार बार बंद हो जाता था, जिसकी वजह से वो रात के टाइम के लंबे सफ़र में धोखा दे सकती थी। रात के टाइम के लंबे सफ़र की बात गैराज के हेड मिस्त्री ने, जिससे कि मैंने बाकी जानकारी निकलवाई थी और अवधूत और नदीम हड्डी की गुफ्तगू जिसके सामने हुई थी साफ सुनी थी। बाप 8 घंटे का लंबा सफ़र तय करके उन लोगों का कहीं पहुंचना निहायत ज़रूरी था, इसलिए वो गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए उसे गैरेज में लाए थे। नहीं बाप, इतनी सी बात होती तो मेरा इधर दौड़ा चलाना किधर ज़रूरी था। सॉरी, मैं परेशान हूँ इसलिए। मालूम मालूम, आगे बोल। मैं शुरू में बोला कि मैटाडोर वैन अभी भी उधर खड़ेली है। इसलिए खड़ेली है क्योंकि वो लोग उसको छोड़कर अवधूत की गाड़ी ले गए और अवधूत को हुक्म करके गए कि जब मैटाडोर दुरुस्त हो जाए तो वो मैटाडोर को कहीं पहुँचाए और वहाँ से अपनी गाड़ी वापस ले आए। कहाँ पहुँचाए? जगह का नाम नहीं मालूम। इत्तेफाक से हेड मिस्त्री सुन न सका। फिर क्या फ़ायदा हुआ? पर अवधूत तो बराबर सुना। आखिर उसको मैटाडोर को उस जगह पर पहुँचाने का है। उसको जगह नहीं मालूम होगी तो कैसे पहुँचाएगा? बात तो ठीक है तेरी। तो दफेदार की मैटाडोर अभी भी अंधेरी में अवधूत के गैरेज में खड़ी है? हाँ। अभी भी क्यों? अभी ठीक नहीं हुई? एंड फिर ठीक हो गई है। तो क्यों खड़ी है? क्योंकि अवधूत को उसको पहुंचाने का है। ऐसी हुक्म है। मैं मालूम किया वो रात को 2:30-3 तक उधर रुकता है। इस वास्ते सुबह 11 बजे से पहले नहीं पहुंचता और 11 बजने में अभी हैदर ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 2.5 घंटे बाकी है। गुड। अब एक काम कर। क्या? अपनी कार पर गोली की तरह चिंच पोक ली जा। वहाँ जीत सिंह करके एक लड़का है,
जो तालों का मिस्त्री है। ताला जोड़ कहता है अपने आप को, और कहता है कि उसे उधर हर कोई जानता है। 27-28 साल का दुबला पतला मामूली शक्ल वाला लड़का है। मिल जाएगा, आगे बोलो। उसको गोली की तरह इधर लेके आना है। हैदर, तू दफेदार का खात्मा चाहता है तो इस काम को करके दिखा, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। हैदर ने ना पूछा कि जीत सिंह के बिना क्या नहीं होने वाला था। वो फुर्ती से अपनी कार की तरफ लपका। उसका दूसरा ठिया विमल ने पीछे से आवाज़ दी। क्राफर्ड मार्केट में एक तालों की दुकान है, लेकिन वो इतनी सवेरे अभी खुली नहीं होगी। लेकिन चिंचपोकली में क्राफर्ड मार्केट वाला जीत सिंह बोलेगा तो भी, लेकिन हैदर तब तक जा चुका था। पीछे विमल भारी मन से इरफान की बहन की तरफ आकर्षित हुआ। मेरे भाई की मिट्टी, वो कातर भाव से बोली। विमल ने विक्टर की तरफ देखा। अभी कुछ नहीं हो सकता, विक्टर दबे सुर में बोला। ब्लास्ट यूं हुआ बोलते हैं कि अपने किसी बाजू गिरने की जगह कच्ची इमारत अपनी बुनियाद पर ही ढेर हो गई थी। इतना मलबा हटाने में कई दिन लग जाएंगे। उसके बाद भी लाशों की शिनाख्त बोले तो वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। वो फफक कर रोने लगी। मेरा भाई। वो रूंधे कंठ से बड़ी मुश्किल से बोल पाई। अब आगे को कफन दफन भी नसीब नहीं हुआ। विमल ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। मैं तो लगता है मौत का हकारा बन गया हूँ। किसी को मैं मारता हूँ तो कोई मेरी वजह से मरता है। किसी को बचा तो पाता नहीं, मरने के लिए आगे जरूर कर देता हूँ। अपने करीबी हर किसी की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं सोहल, मैसेंजर ऑफ डेथ। तो दोस्तों, ये था पलटवार नॉवल का 16वां पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।